हेलो फ्रेंड्स, अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये कॉम्प्रहेंशन की वीडियो है। इसमें हम कॉम्प्रहेंशन आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। और जो बच्चों का मैथ पोर्शन और रीजनिंग पोर्शन मजबूत नहीं है, वो कॉम्प्रहेंशन को ये मान के चलो कि उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि कई बार बच्चों का जो है सीसेट क्वालिफाई नहीं हो पाता, इस वजह से वो असफल हो जाते हैं। जीएस उनका निकल जाता है लेकिन सीसेट पर रह जाते हैं। तो मैंने सीसेट के लिए 2025 का जो है वीडियोस बनाए हैं, इससे पहले भी 7 पार्ट में, ये 8वां पार्ट है। क्योंकि छोटे छोटे वीडियो रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप लोगों को समय नहीं लगता है, आप आराम से देख सकते हो कहीं भी खाना खाते हुए। वैसे मैं तो कहूँगा सिर्फ पढ़ने के टाइम पे पढ़ाई करिए, दो काम एक साथ मत करिए। लेकिन जैसे आप फ्री हैं, कभी बैठे हैं, तो अपना चुपचाप उठाया और बिल्कुल आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे। और आराम से आपका ये 10 मिनट में 2 कॉम्प्रहेंशन खत्म हो गया, क्योंकि लगभग 30 के आसपास कॉम्प्रहेंशन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो सीधे सीधे जो है 30 नंबर आपके, 30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, जिससे आराम से आपका सीसेट क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन अगर मैथ और रीजनिंग को आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपको रोक ही नहीं सकता सीसेट क्वालिफाई करने में। और यूपीएससी इतने सवाल आपको देता है कि जिससे आप आराम से जो है क्वालिफाई कर लो। कितनी भी आपकी मैथ कमजोर होगी, फिर भी आप 10 क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे, कितनी भी कमजोर हो। रीजनिंग कितनी भी कमजोर होगी, आप 12-13 क्वेश्चन आराम से कर लोगे लगभग। वैसे भी कभी कभी क्या होता है कि 2023 में 1-2 साल पीछे जो है यूपीएससी ने रीजनिंग में बहुत कम सवाल पूछे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 सवाल तो लगभग आते ही आते हैं, लगभग मैं बता रहा हूं। तो 20 सवाल में आप कितना भी करोगे, 12 क्वेश्चन इससे कर लिए। कॉम्प्रहेंशन को खूब मजबूत कर लो, हिंदी माध्यम वाले सुन लो, क्योंकि इसमें बीटेक आईआईटीएन सब फेल हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको नजरअंदाज मत करना, इसको अभी से पढ़ते रहिए। अभी समय है हमारे पास अच्छा खासा। सीसेट को अभी से जो है कायदे से मेहनत करोगे तो आराम से सीसेट आपका निकल जाएगा। तो इसमें आराम से 12 नंबर इस पे लिए। आप सीसेट अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 में आप जो है कम से कम 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आप देख लीजिए, आपका 42 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए सही सही, ठीक है। 2-4 गलत भी हो जाएंगे तब भी आप अंदर हो। लेकिन मैं आपको इससे पहले स्ट्रेटजी की एक वीडियो डाल रखा हूं कि अगर उस स्ट्रेटजी से आपने कर लिया तो आपके 45+ क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते सीधे इधर उधर की बात ना करते हुए, इसका सिलेबस आपको पता है कि सिलेबस में केवल यूपीएससी ने हिंदी में बोधगम्यता, इंग्लिश में क्या लिख दिया है, कॉम्प्रहेंशन। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सिर्फ कॉम्प्रहेंशन देखना है। और कॉम्प्रहेंशन पढ़ने से ही होगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही क्वालिफाई कर पाओगे। आप सोचो कि पेपर से 1-2 दिन पहले देख लूंगा, हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, हिंदी माध्यम के लिए, इंग्लिश माध्यम के लिए तो थोड़ा सरल होता है। हिंदी माध्यम में आप देख लीजिए, मैंने ऊपर खुद ही आप लोगों को समझने के लिए इनको जो है हिंदी में ट्रांसलेट करके रखा है कि आप लोगों को दिक्कत होगी पढ़ने में। तो आप देख लीजिए, इंग्लिश वालों के लिए तो सरल होता है कि उनको आराम से कॉम्प्रहेंशन आराम से पढ़ेंगे, उनका हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को दिक्कत होती है कि ये जब ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी करते हैं, अब आप खुद ही इसमें पढ़ लीजिएगा, खुद ही आपको सामने दिख जाएगा, आप पढ़िए इसको। इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन है। अब किसका पूर्वानुमान लगाना कठिन है, जब तक आप पूरा नहीं पढ़ोगे समझ भी नहीं आएगा। इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन है कि जलवायु और वायुमंडलीय रसायन में होने वाले परिवर्तन कृषि रोगों की व्यापकता और संघातिता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अब आप इसको हटा दीजिए, इतना हटा करके आप पढ़ो यहाँ से, इसको हटा के जलवायु और वायुमंडलीय रसायन में होने वाले परिवर्तन कृषि रोगों की व्यापकता और संघातिता को इस प्रकार प्रभावित करेंगे कि इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन है। ऐसे जोड़कर पढ़ोगे तो उल्टा जोड़, क्योंकि ट्रांसलेट करते हैं वो, तो दिक्कत इधर का उधर हो जाती है। अब यहाँ पूर्वानुमान लगाना कठिन है, किसका लगाना कठिन है, क्योंकि जलवायु और वायुमंडलीय रसायन में होने वाले परिवर्तन का, ये परिवर्तन क्या कर रहे हैं, कृषि रोगों की व्यापकता मतलब प्रसार, यहाँ पर लिखा हुआ प्रिवलेंस, प्रसार, और संघातिता मतलब प्रभावित करने की जो मात्रा होती है, संघातिता मतलब जहरीलापन, एक तरीके से मैंने इसको अलग कर दिया है कि जो उसकी संघातिता है मतलब विरुलेंस है, इसकी बात कर रहा है। तो संघातिता को किस प्रकार प्रभावित करेंगे, क्या चीज, जो जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय रसायन है, मतलब जलवायु और वायुमंडलीय रसायन में होने वाले परिवर्तन कृषि रोगों की व्यापकता और संघातिता को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन है, मतलब कि फोरकास्टिंग करना पहले से कठिन हो जाएगा। किसका, यह प्रेडिक्शन करना कठिन हो जाएगा, किसका, जब जलवायु और वायुमंडलीय रसायन में होने वाले परिवर्तन से कृषि रोगों की व्यापकता और संघातिता बढ़ जाएगी। तो यही तो बोल रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको? फिर आगे पढ़ो, ऐसे ही पढ़ना है बिल्कुल कट कट करके, क्योंकि हिंदी माध्यम में अगर आपने पूरा पढ़ने की कोशिश करी, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर आप जैसे आधा आधा कर इसको पूरा एक साथ पढ़ोगे तो पता चला कि आधे का अर्थ ही नहीं समझ में आया। तो इसलिए ऐसे तोड़ करके पढ़ना है। फिर आगे पढ़ो, यहां तक पढ़ लिया, इसका मतलब यहां तक आपने अर्थ निकाल लिया ना, कितना है। क्योंकि यही जब अर्थ आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि लेखक कहना क्या चाहता है, तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। फिर आगे पढ़ते हैं। लेकिन एक खतरा एक खतरा जो है क्या है, यह है कि ऐसे परिवर्तन कुछ पादप संक्रमणों को, कुछ पादप ऐसे जो है, खतरा यह है कि ऐसे परिवर्तन, कौन से परिवर्तन, जो जलवायु और वायुमंडलीय रसायन से होने वाले परिवर्तन है। कुछ पादप की बात कर रहा है। ऐसे छोटे छोटे शब्दों को पकड़ना है, नहीं तो यूपीएससी यही खेल जाता है। कुछ पादप, सभी पादप की बात नहीं कर रहा है। कुछ पादप संक्रमण मतलब इन्फेक्शन, इंग्लिश में भी देख लिया करें, प्लांट इन्फेक्शन को भी जलवायु क्षेत्रों में को सभी, धीरे धीरे पढ़ना है, रोक करके देखो आराम से। ऐसे परिवर्तन कुछ पादप संक्रमणों को सभी जलवायु क्षेत्रों में संभवतः इस प्रकार अनर्थकर रूप में अधिक आम बना देंगे। इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है, क्या लेखक क्या कहना चाह रहा है कि ऐसे परिवर्तन, कौन से परिवर्तन, जो जलवायु और वायुमंडलीय रसायन से होने वाले कृषि रोगों में व्यापकता संघातिता के जो परिवर्तन है, प्रभाविता है,
तो ये खतरे, लेकिन ये खतरे क्या हैं कि ऐसे परिवर्तन कुछ पादप संक्रमण मतलब कि प्लांट में इन्फेक्शन कर सकते हैं। सभी जलवायु क्षेत्रों में, सभी जहां जहां जलवायु है वहां पर ऐसा कर सकते हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम, वो हम अभी इतना ज्यादा हमको नहीं सोचना है। संभवतः इस प्रकार का एक अनर्थकर रूप से, मतलब अनर्थकर का मतलब हानिकारक रूप से, मतलब हमें अनर्थ मतलब उसका कोई अनर्थ कहते नहीं, अनर्थ हो जाए तुम्हारा, बोलते ना कि अनर्थ हो तुम्हारा, तो अनर्थ का मतलब हानिकारक रूप से, भयंकर रूप से प्रभावित करना, ठीक। अनर्थकर रूप में अधिक आम बना देंगे, मतलब ऐसी जो जलवायु क्षेत्रों में ऐसे परिवर्तन जो होंगे, किससे, जलवायु और वायुमंडलीय रसायन में होने वाले परिवर्तन से कृषि रोगों में ये प्रभाविता बढ़ सकती है, ठीक। इस समस्या का एक भाग यह है कि शताब्दियों से अपनाए गए चयनात्मक प्रजनन, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हम क्या किए कि कई सारी फसलें हुई, मान लो कि ये गेहूं की एक फसल, ये एक फसल, ये, अब इसमें क्या हो रहा है कि कम उत्पादन हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा उत्पादन हो रहा है, तो हमने इस फसल को छोड़ दिया, इसको अपना लिया, अब ये पीछे छूट गया, अब इसको अपनाने लगे, इसको अपनाते 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 हो सकता है कि इसमें कुछ और परिवर्तन हुए, इससे और अच्छी फसल हो गई कि इसमें प्रोटीन की मात्रा, ये खाने में स्वादिष्ट लग रहा हो, तो हम पीछे की मात्रा को क्या कर दिए, छोड़ दिए, इसको अपनाने लगे। यही चीज तो हो रही। तो ये नेचुरल सिलेक्टिव ब्रीडिंग है कि जैसे जैसे शताब्दियों से, मतलब बोला ना, शताब्दियों से अपनाए गए चयनात्मक प्रजनन से उच्च मूल, हाई क्वालिटी या हाई वेरिएशन, हाई यहां पर लिखा होगा जिनोम, मोस्ट हाई वैल्यूज क्रॉप्स, हाई वैल्यूज क्रॉप्स वाली फसलों को के वंश सूत्र, मतलब जिनोम परिष्कृत हुए हैं, मतलब रिफाइन हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आपको समझ में आ गया कि हमने क्या किया, प्राकृतिक रूप से शताब्दियों से जो कई वर्षों से चला आ रहा चयनात्मक प्रजनन से उच्च मूल वाली फसलों के जो जिनोम परिष्कृत हुए उनको अपना लिए, ठीक। वे आज की दशाओं में उपजने में शानदार है, मतलब उनको उगाओगे तो वो शानदार उगते हैं, लेकिन उनमें समस्या क्या है, किंतु जो जननिक रूपांतरण है, जननिक रूपांतरण है, उनके लिए तुरंत उपयोगी नहीं है, वे प्रजनन से बाहर हो गए, मतलब उनके जनिक रूपांतरण के लिए तुरंत उपयोगी नहीं है, वे प्रजनन से बाहर हो गए। इसका मतलब क्या है कि मतलब जो इनके जनिक रूपांतरण है उनके लिए तुरंत उपयोगी तो नहीं है, लेकिन वो प्रजनन से बाहर हो गए, मतलब इनको जो है बाहर कर दिया है कि ये प्रजनन से बाहर हो गए। जो हम लोगों ने अभी पीछे सिलेक्टिव ब्रीडिंग पढ़ी ना कि कुछ फसल पीछे छूट गई और जो अच्छी फसलें थी उनको जो हम लोगों के लाभ के हिसाब से, हमें स्वाद के हिसाब से अच्छी लगी तो हमने इनको अपनाना शुरू कर दिया। ये कहना चाह रहा है ना, तो क्या कर रहा है यहाँ, किंतु जननिक रूपांतरण के लिए तुरंत उपयोगी नहीं है, वे प्रजनन से बाहर हो गए, ठीक। यही बोला ना, यही चीज जेनेटिक वेरिएशन। ये फिर यह उपज के लिए उत्तम है, किंतु परिवर्तनों का सामना करने के लिए निकृष्ट, बेकार है। कौन सी फसल, जो उगाने में, जो हमने यहाँ फसल थी, एक फसल ये अच्छी थी तो हमने इसको अपना लिया, इसको छोड़ दिया, तो ये क्या थी, इसी की बात बोल रहा है कि ये वाली, इसकी बात बोल रहा है, ये वाली क्या उपजने में तो बहुत बेहतर है, सब कुछ है, लेकिन परिवर्तनों का सामना, कौन से परिवर्तन, जलवायु और वायुमंडलीय रसायन में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके लिए ये बेकार है, निकृष्ट है। ऐसे साधारण बीमारी या कोई अज्ञात बीमारी भी अनुवांशिक संशोधित जेनेटिकली होंड, कौन सी जेनेटिकली, जो अच्छी ये वाली फसल है, इसको होंड फसलों को तुरंत तहस नहस कर सकती है। अगर कोई बीमारी ऐसी आ जाती है जलवायु परिवर्तन की वजह से या वायुमंडलीय रसायन की वजह से ऐसा कुछ हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेकार, मतलब कि क्योंकि हमने अपने हिसाब से चुना, इनको चुनते चले गए, ये खाने पीने में तो अच्छे हैं लेकिन जो प्राकृतिक रोगों से लड़ने में ये सक्षम नहीं है, तो ये बाहर चले गए, इनको हमने बाहर कर दिया, यही तो बोल रहा है यहाँ पर। किंतु जनिक रूपांतरण के लिए उपयोगी नहीं है, जेनेटिक वेरिएशन के लिए उपयोगी नहीं है, मतलब लड़ने में समर्थ नहीं है, वे प्रजनन से बाहर हो गए। यह उपज के लिए तो उत्तम है, उपज के लिए, उगाने के लिए, खाने पीने के लिए तो बेहतर है, किंतु परिवर्तनों का सामना करने के लिए निकृष्ट, बेकार है। ऐसे साधारण बीमारी या कोई अज्ञात बीमारी भी अनुवांशिक संशोधित जेनेटिकली होंड, होंड मतलब जिसके ऊपर आक्रमण हो सकता है, जिस फसल को हम लोग उगा रहे हैं एक तरीके से, ऐसे फसलों को तुरंत तहस नहस कर सकती है। आपको ये समझ में आ गया कि कुल मिला के कहना क्या चाह रहा है लेखक, कहना क्या चाह रहा है कि जो पहले फसल उगाई जाती, पहले जो फसलों का एक क्रम चलता रहा कि पहले हम लोग एक फसल ये उगी, इसको खाए पिए, अब इनमें से जो अच्छी फसल, कुछ अच्छी इनमें से ब्रीडिंग हो गई तो उसको हमने रोक लिया, इसको बाहर कर दिए। अब ये हो सकता था ये फसल जो है प्राकृतिक रोगों से, जलवायु से लड़ने में समर्थ होती, लेकिन हमने इसको पीछे छोड़ दिया, ये वाली को उगाते रहे, तो ये उपजने में तो बेहतर है, लेकिन किस चीज में बेहतर नहीं है, जलवायु और वायुमंडलीय रसायन से लड़ने में बेकार हो गई, निकृष्ट हो गई, ये तो बोल रहा है। किंतु परिवर्तनों का सामना करने के लिए निकृष्ट है। समझ में आ गया, यही तो लेखक बोलना चाह रहा है। अब आपको समझ में आ गया, अब आप इनको पढ़िए, ऐसे धीमे धीमे करके पढ़ना है आपको। अब ये बिगिनर के लिए है ये वीडियो, जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए तो मान लो वो अपना यहाँ पर पहुंच करके इसको प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, जरूरी नहीं है आप सीधे 2025 का पेपर देखिए, आराम से कर लीजिए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। और जो बिगिनर है उनको मेरे हिसाब से जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। करेंगे हम लोग 2 ही क्वेश्चन, 2-3, लेकिन इसमें ऐसा सीख लेंगे कि आपको दिक्कत ना हो। फिर आगे पढ़ते हैं। अब इसके क्वेश्चन को देखिए। अब इसमें यूपीएससी ने 2025 में क्या कर दिया कि एक क्वेश्चन जो है वो लेखक के अपने केंद्रीय विचार या सर्वोत्तम विचार को पूछना चाह रहा है और दूसरे में वो पूर्वधारणा पूछ लेता है, ठीक। 2-2 प्रश्न है इस बार, हर प्रश्न में पूछा लगभग। अब क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के, जो पीछे हम लोग पढ़ के आए, कि केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, ठीक। सिंपल पढ़ेंगे। इसमें एक कला और होनी चाहिए कि ये सारे ऑप्शन को सीधे आंसर नहीं टिक करना कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही, ऐसे नहीं करना। इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओ कि कौन सा बेहतर है और कौन बेकार है, उसको पीछे छोड़ दो कि ये सही नहीं, इसको हटा दिया, ये सही नहीं, इसको हटा दिया।
अंत में जो बचेगा वही सबसे बेहतर है, क्योंकि डायरेक्ट खोजना मुश्किल हो पाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन फसलों की उत्पादकता को प्रतिकूलता प्रभावित करता है, हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि जलवायु और वायुमंडलीय रसायन होने वाले परिवर्तन कृषि रोगों की व्यापकता संगठित को किस प्रकार प्रभावित करेंगे, इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन है। यही तो बोल रहा है। यहां पर क्या बोल रहा है कि भूमंडलीय जलवायु, केवल एक चीज बोल रहा है। तो यहां पर मान सकते हैं, लेकिन अभी इसको रोकेंगे। ठीक, मतलब इसको ऐसे करके रोक लेते हैं। दूसरा पढ़ो, अनुवांशिक संशोधित मतलब जेनेटिकल मॉडिफाइड या जेनेटिकली होन्ड क्रॉप्स फसलों पर हमारी पूर्ण निर्भरता। पूर्ण कह रहा है। अब यहां पर कई लोग सोचेंगे कि पूर्ण कह रहा है तो ये गलत हो गया। ऐसा नहीं है, यूपीएससी खेल रहा है इस समय, इसको याद रखना। इस चीज को इधर उधर से देख करके मत पहुंच जाना, नहीं यूपीएससी में फेल हो जाओगे। पहले समझो, जब बाद में लॉजिक लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ ऐसी चीजें होती है जो आंसर लास्ट में आंसर को तुक्का मारने में ये सब काम आती है। तुक्का तभी लगेगा जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। सामने ऐसे तुक्का मारते चलेगा तो सभी ना पास हो जाए। तो हमारी पूर्ण निर्भरता के परिणाम स्वरूप खाद्य असुरक्षा होना संभव है, हो सकता है, रोक लो, यही बोल रहा है ना। अब क्या कह रहा है, हमारी खाद्य सुरक्षा अकेले कृषि उत्पादकता पर ही निर्भर होनी चाहिए, ऐसी तो कोई बात ही नहीं बोल रहा है पूरे परिच्छेद में। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक, फिर चौथे क्या बोल रहा है, हमारी वर्तमान कृषि प्रथाओं में आनुवांशिकता संशोधित फसलों को उनकी जंगली किस्मों से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए। देखिए, जंगली प्रतिस्थापन की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि जो पुराने समय में, ये शताब्दियों से हमने इस फसल को यूज किया, इसमें से जो अच्छी फसल निकल के आई, मान लो ये निकल गई, तो हमने इसको यूज कर लिया, इसको पीछे छोड़ दिया कि ये स्वाद में अच्छी थी, उपज में अच्छी थी, ज्यादा उत्पादन हो रहा था, हमने इसको अपनाने लगे। लेकिन पीछे वाली हो सकता है कि ये जलवायु परिवर्तन से, वायुमंडलीय रसायन से लड़ने में तो समर्थ होती ये वाली फसल, लेकिन हमने इसको समझा नहीं, इसको देखा। लेकिन ये क्या है कि ये अन्य चीजों से लड़ने में समर्थ नहीं। बात इसकी हो रही, लड़ने की समर्थ की बात हो रही, ना कि जंगली किस्मों से बदल देना चाहिए, ऐसी कोई बात बोल रहा है। तो ये भी गलत हो गया। पहला पढ़ो कि अब देखो, अब दो कथन तो आपने गलत कर लिए ना, अब 50-50 का खेल हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब दो में से कोई भी तुक्का भी मार दोगे कि मान लो ये सही, तो 50% चांसेस है कि सही हो जाएगा। अब पहला पढ़ो, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन फसलों की उत्पादकता बोल रहा है ना, प्रोडक्टिविटी को प्रतिकूलता प्रभावित करता है। लेकिन इस परिच्छेद में कहीं ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा है, कहीं पर ऐसी बात बोल रहा है, केवल बोल रहा है जलवायु परिवर्तन नहीं बोला है, ना ग्लोबल वार्मिंग बोल रहा है। ये तो ग्लोबल वार्मिंग की बात आ गई ना, ग्लोबल क्लाइमेट परिवर्तन, ऐसी कोई बात यहां पर नहीं बोल रहा है। तो ये भी कथन हमको गलत लग रहा है। अब बचा क्या, बी, यही सही हो जाएगा। अब इसके बारे में हमें पता हो नहीं पता हो हमें नहीं मतलब है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको अच्छे से और एक बार पढ़ते हैं कि हो सकता है कि ये लिंक कहीं ना कहीं कर रहा होगा तभी सही है। अनुवांशिकता संशोधित फसलों मतलब जेनेटिकली होन्ड क्रॉप्स पर हमारी पूर्ण निर्भरता के परिणाम स्वरूप खाद्य असुरक्षा होना संभव है। अगर ऐसी कोई फसल में अगर कोई प्रभाविता आ गई, यहां पर वही तो बोल रहा है कि ऐसी कोई फसल में कोई ऐसी जलवायु परिवर्तन या वायुमंडलीय रसायन में होने वाले परिवर्तन अगर आ गया, तो हो सकता है कि हमको प्रभावित कर दे, खाद्य सुरक्षा का संकट हो सकता है, संभव है कि हो जाए। अब यहाँ पूर्ण निर्भरता है तो कई लोग इसको सोचेंगे कि पूर्ण निर्भरता बोल रहा है तो ये गलत हो गया। तो ये चीज सही है, इसलिए इसको मानेंगे। आगे हम चलते हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ो। अब यहाँ पूर्व धारणा क्या है, पूर्व धारणा आपको पता होगी क्या हो सकती है। इसमें क्या होता है कि लेखक लिखने से पहले क्या सोच रहा होगा, किस चीज की सोच करके उसने लिखा होगा, ऐसा ही बोल रहा है ना। मैंने पहले वीडियोज में इस पर चर्चा करी, तो आप इसको पढ़िए। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अनेक पादप रोग नए क्षेत्रों में स्थानांतरण कर सकते हैं। यही तो बात बोल रहा है, यही बात बोल रहा है कि जो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अनेक पादप रोग हैं वो नए क्षेत्रों में स्थानांतरण कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, यही बात तो बोल रहा है, बात बोल रहा है। तो इसको हम सही मान सकते हैं, रोक लो इसको। हमारी वर्तमान फसलों के जंगली संबंधियों, जो ये पुरानी फसल थी, ये हमने नई फसल थी, यही तो उदाहरण हम लोग दे रहे थे। इसको हमने छोड़ दिया था, इसको अपना लिया था। तो यही बोला, हमारी वर्तमान फसलों के जंगली संबंधी मान लो, पुराने इनको हमने छोड़ दिया था और ये जंगल में उगते रहे, छोड़ दिया, हम शहर में आ गए, इसको अपनाने लगे। एक तरीके से सोच लो, जंगली संबंधियों को वैज्ञानिक रूप से समझना हमारी खास सुरक्षा को सशक्त बनाने में सहायक होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर इसको हमने समझ लिया तो कुछ इसके जो अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, तो उसको हमने जेनेटिक मॉडिफाइड तकनीक से इसको निकाल करके इसमें डाल दे, तो ये फसल उपजने में भी बेहतर होगी और इसके जो गुण हैं रोगों से लड़ने वाले वो भी इसमें होंगे। तो यही बात तो इसमें बोला जा रहा है, और वही बात हमने पूरी पीछे समझी भी। पूरा जो परिच्छेद इसी पर तो आधारित है। ठीक है, तो यही बात तो बोली जा रही है। तो आप ठीक से पढ़ोगे तो दोनों मेरे हिसाब से सही होंगे इसके कथन। ठीक है, अब ये कहीं से मैं देख करके नहीं बता रहा हूँ, ये सामने आपके पढ़ता हूँ, थोड़ा सा पहले इसलिए पढ़ देता हूँ कि कुछ चीज़ों आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये चीज़ें जैसे ये प्रसार है, जहरीला पानी, ये चीज़ें आपको यहाँ पर डाल दूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो पढ़ने समझने में, क्योंकि नए बच्चे हैं उनको दिक्कत आ सकती है। तो ऐसी चीज़ों को देखो, यहीं पर बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब इसके बाद आपको लग रहा हो तो तुरंत आप यूपीएससी के पेपर डाउनलोड करिए, खुद अपने मन से करिए, और फिर उसके बाद आंसर की तो अभी आई नहीं, यूपीएससी के कोचिंग वालों ने डाल रखा हो तो देख लीजिए, बाकी मुझे उनका भरोसा बहुत ज़्यादा होता नहीं। तो आगे चलते हैं हम। अब देखिए परिच्छेद 2 है, इसको पढ़ते हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल ढंग से पढ़ेंगे
और बिल्कुल आराम से, अगर आप घबरा गए तो इस परीक्षा से बहुत दूर चले जाओगे। घबराने डरना तो बिल्कुल नहीं है, फेल हो गए तो फेल हो गए, ठीक है, और कुछ करेंगे, लेकिन डरना नहीं है। क्या है, एक अच्छा राजनीतिक मतलब पॉलिटिशियन, एक अच्छा पॉलिटिशियन किसी भी अन्य समझदार मनुष्य की तरह, जैसे कोई समझदार मनुष्य है उसकी तरह अपने उत्साही समर्थकों को की अपेक्षा अपने विरोधियों से अधिक सीखता है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। इसी परिच्छेद में रहना है। मान लो ये नेताजी हैं और एक विरोधी है, ये हमेशा विरोधी क्या करता है कि इस नेताजी की कमियां निकालता रहता है कि अरे ये नेताजी बेकार हैं, ये नल नहीं बनवाते हैं, ये सड़कें नहीं बनवाते हैं, ये सुधार नहीं करते, वो सुधार नहीं करते। और इनका जो एक ये बैठा हुआ है व्यक्ति जो इनका समर्थक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। क्योंकि जब तक उसके विरोधी उसे ना दिखाएंगे खतरा कहाँ है, उसके समर्थक उसे संकट की ओर ढकेल देंगे। अब ये जो समर्थक है, मान लो ये समर्थक है, ये क्या बोल रहे हैं, अरे नेताजी हाय हाय, नेताजी हमारे हैं, नेताजी बहुत जो है बेहतर हैं, अरे नेताजी आप काहे डर रहे हो, इस बार तो चुनाव आपके हाथ में है, परेशान हो। लेकिन विरोधी कहता है अरे चुनाव कैसे जीत जाओगे, कुआं बनवाए नहीं, नल बनवाए नहीं, कहाँ जीत जाइयो। तो इस तरह से बोलते हैं। तो ये नेताजी सोचते हैं कि यार इनके चक्कर में रहे, अगर ये तीन के चक्कर में, ये हमारे समर्थकों के चक्कर में, तो हम पक्का हार जाएंगे। लेकिन विरोधी कह रहा है कि नल नहीं बनवाया तो हम चुपचाप जाके नल बनवा दें, तो जो नल हमने बनवाया तो उससे लोग प्रभावित होंगे कि नहीं नेताजी ने काम किया है। तो वो नेताजी क्या है कि जो राजनीतिक है वो इससे कुछ ना कुछ विरोधी से सीखता है, विरोधी व्यक्ति से क्या करता है, सीखता है, सीखता है। तो ये तो अच्छी चीज है, सीख उसके समर्थक उसे संकट में ढकेल देंगे अगर वो ज्यादा सुनेगा उनकी बात। तो अतः यदि वह बुद्धिमान है, कौन पॉलिटिशियन बुद्धिमान है, तो वो अक्सर प्रार्थना करेगा कि उसे अपने मित्रों से मुक्ति मिले, उसके जो ये समर्थक है या मित्र हैं उससे मुक्ति, क्योंकि वो उसे विनष्ट कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे, उसके राजनीतिक करियर को चौपट कर देंगे। किंतु किंतु यहीं पर रुको, किंतु भले ही यह बात आघात पहुंचाती है, उसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वह कभी विरोधियों से रहित न हो, मतलब विरोधी हमेशा उसके साथ रहें, तभी वो इसको हो सकता है कि बेकार लगे कि भाई कई सारे नेताओं को ये हो सकता है कि ये चीज बेकार लगे कि विरोधी उसके पास ना रहे, लेकिन उसको ऐसा लगना चाहिए कि विरोधी अगर पास में होंगे तो उसकी कमियां हमेशा गिनाते रहेंगे। समर्थक तो हमेशा वाहवाही लूटने के लिए, चटुकारता करने के लिए नेताओं की तो प्रशंसा करेंगे, भले चाहे वो गर्त में चला जाए। तो इसलिए विरोधी हो सकता है कि भले यह आघात पहुंचाए या उसे बुरी लगे, लेकिन यह प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए कभी विरोधी उससे अलग ना हो, रहित ना हो। ठीक, यही बात बोल रहा है, क्योंकि वो उसे तर्क और सुबुद्धि के मार्ग पर बनाए रखते हैं, मतलब उसको सही रास्ते पर और तर्क विवेक का इस्तेमाल करने पर सही रास्ते पर कह देते हैं कि सही रास्ते पर चलता रहे, इस तरीके से। ठीक, फिर क्या कह रहा है, स्वतंत्र व्यक्तियों की राष्ट्रीय एकता, प्रशासन के स्वेच्छाचारी होने तथा विरोधी पक्ष के क्रांतिपूर्ण विचार वाले और परस्पर विरोधी होने के दुष्कर बनाए रखने के लिए राजनीतिक शक्ति के पर्याप्त रूप से सम संतुलन के ऊपर निर्भर करती है। अब यहां से आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं दिक्कत हो रही थी। कुल मिला के इसको ये पढ़ो कि जो स्वतंत्र व्यक्ति है, व्यक्तियों की राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्र व्यक्ति मान लो ये व्यक्ति है कि हमारी राष्ट्रीय एकता है, ठीक, प्रशासन के स्वेच्छाचारी होने, प्रशासन को अपने आप चलने तथा विरोधी पक्ष के क्रांतिपूर्ण विचार वाले, मतलब जो विरोधी पक्ष है, ये विरोधी पक्ष इसके क्रांतिपूर्ण होने के लिए, परस्पर विरोधी होने को दुष्कर बनाने के लिए, परस्पर विरोधी के दुष्कर बनाने के लिए राजनीतिक शक्ति के पर्याप्त रूप से सम संतुलन के ऊपर निर्भर करता है। मतलब एक तरीके से सम संतुलन बनाने के लिए होना चाहिए कि राजनीतिक पक्ष में विरोधों का भी होना जरूरी है और पक्ष का होना भी जरूरी है। सिर्फ इतना ही समझना है, ज्यादा अंदर मत जाओ, क्योंकि ये शब्द को इधर उधर उठा के लिखते हैं, हमको समझने नहीं दिखा। अगर सिंपल लिख देता तो क्या दिक्कत थी, अब हमको सिंपल पढ़ना है, प्रश्न आपका यहीं से हो जाएगा। ऊपर नीचे बात तो केवल उन्होंने घुमाने के लिए लिख दिया है आप, क्योंकि मैं प्रश्न देख रहा था तो मुझे ये चीज समझ में आई। अब आप इसको देखिए, प्रश्न का क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त अति महत्वपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ठीक, विरोधी पक्षों के बिना लोकतंत्र में प्रशासन अधिक जिम्मेवार हो जाता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन यहां पर प्रशासन की बात नहीं कर रहा है, यहां तो राजनीतिक की बात कर रहा है कि जो राजनीतिक पक्ष है, कौन सा, कि ना राजनीतिक व्यक्ति है ये, और यहां पर देखो ना ये राजनीतिक व्यक्ति था, इसके विरोधी थे। तो यहां प्रशासन की कोई डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है कि प्रशासन अच्छा हो जाता है, वो तो कह रहा है कि विरोधी पक्ष अगर होगा, इनडायरेक्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट सोचोगे तो यहां तो डायरेक्ट बोल रहा है, तो यहाँ इनडायरेक्ट की बात कर रहा है। तो इनडायरेक्ट के हिसाब से ये कथन हमारे हिसाब से सही नहीं होगा। इनडायरेक्ट तो सही हो जाएगा कि विरोधी पक्ष के बिना लोकतंत्र में प्रशासन अधिक जिम्मेवार हो जाता है। ये तो गलत हो गया ना, बिल्कुल ही गलत हो गया। इसको ठीक से देखो कि विरोधी पक्ष के बिना, अगर विरोधी पक्ष ना हो तो लोकतंत्र प्रशासन अधिक जिम्मेवार हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है, जिम्मेवार कहां हो जाएगा, अगर विरोधी पक्ष नहीं होगा तो प्रशासन तो मनमाही चलाएगा, तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक, इतना ही तो समझना है। फिर दूसरा देखो, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक है कि सरकार को सचेत रखने के लिए विरोध पक्ष में क्रांतिपूर्ण विचार वाले लोग हों। हो सकता है क्रांतिपूर्ण हो, लेकिन विरोध पक्ष में क्रांति लाने वाले तो लोग की बात यहां नहीं कर रहा है। आपको यहां लग रहा होगा कि यहां पर क्रांति की बात कर रहा है, क्रांतिपूर्ण विचार वाले, इसको जोड़ तोड़ के यूपीएससी ने रख दिया कि जिससे आप लोग भ्रमित हो जाए। लेकिन यहां पर सीधे बोला क्या जा रहा है कि क्रांतिपूर्ण वाला नहीं, उस नेता के लिए विरोध में होना जरूरी, कि वो उसके कामकाज का विरोधी होना चाहिए, कि वो उसकी प्रोग्रेस में एक मतलब सहायता कर सके। भले वो विरोध में, लेकिन इसकी प्रोग्रेस में जो है सहायता कर देगा। और जो उसके समर्थक हैं
जो उसके समर्थक हैं वो क्या कर देंगे, वो तो इसको लुटाने के लिए कि अरे नेताजी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, भले वो नल ना बनवाए, भले वो सड़क ना बनवाए, यही बहुत बोल रहा है। तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सरकार को सचेत रखने के लिए विरोध पक्ष में क्रांतिपूर्ण विचार वाले लोग, क्रांतिपूर्ण वाले नहीं, इसकी जो कार्यशैली उसके विरोध में, कि उसको जो उसका जो है निर्वाचन क्षेत्र है उसमें उसके काम करने की विरोध में रहना चाहिए, कि उसका जो काम वो कर रहा है वो सही ढंग से न कर रहा हो तो उसके विरोध में होना चाहिए कि भाई ये काम तुम ठीक से नहीं कर रहे, मतलब एक तरीके से आलोचक की भूमिका निभानी चाहिए। तो ये भी कथन बिल्कुल गलत हो गया कि क्रांतिपूर्ण से मतलब नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्र में शासकों को उनके राजनीतिक रूप में बने रहने के लिए विरोध पक्ष का सहारा आवश्यक है। शासकों को उनके राजनीतिक रूप में बने रहने, राजनीतिक रूप में बने रहने के लिए नहीं, इसके लिए इनडायरेक्ट रूप से तो सही हो जाएगा, लेकिन चौथा जब पढ़ोगे, अब देखिए तीसरा भी लग रहा है हमको, थोड़ा थोड़ा डी पढ़ोगे तब समझ में आएगा। लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति के संतुलन और सुशासन के लिए विरोध पक्ष का होना अपरिहार्य है। ये थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, ये विरोध पक्ष का होना, राजनीतिक शक्ति के संतुलन और सुशासन के लिए विरोध पक्ष का होना अनिवार्य है। तीसरा भी लग रहा है, लेकिन तीसरा उतना बेहतर नहीं लग रहा है जितना चौथा बेहतर लग रहा है। अब देखो, लोकतंत्र में शासकों को, लोकतंत्र में जो शासक है उनके राजनीतिक रूप से बने रहने के लिए, राजनीतिक रूप से बने रहने के लिए विरोध पक्ष का सहारा आवश्यक। सहारा आवश्यक नहीं है, सहारा थोड़ी देंगे ये तो विरोध में होंगे, बस उनसे सीखते रहना है। तो ये संतुलन के लिए और सुशासन के लिए विरोध पक्ष का होना जरूरी है। ठीक, डी मेरे हिसाब से सबसे बेहतर विकल्प होगा मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग देखिए। अब देखिए, उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित पूर्व धारणा क्या है। इसका मतलब लेखक बैठे हुए क्या सोच रहा था। लेखक ने तो ये सोचा कि जो हमारे नेताजी हैं, राजनीतिक हैं, इनके विरोध पक्ष में जो है वो इनको हमेशा क्या दिलाएगा, उनको याद दिलाएगा कि आपको अच्छे काम करने हैं, आलोचना करेगा, इनकी कमियां गिनाएगा, तो इसको और बेहतर होने में अच्छा समय मिल जाएगा, या और बेहतर ये लोग निखरते चले जाएंगे, तराशता चला जाएगा अपने आप को ये। लेकिन जो उसके समर्थक है वो क्या करेंगे, वो तो इसको डुबा देंगे। तो वही बात बोल रहा है, तो यही चीज़ है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में एक मजबूत विरोध पक्ष तभी आवश्यक है जब शासनाध्यक्ष उदासीन है। शासनाध्यक्ष की बात ही नहीं कर रहा, पहली बात तो वो तो एक पॉलिटिशियन की बात कर रहा है कि उसके विरोध में होने वाला व्यक्ति उसके लिए बेहतर हो सकता है, उसकी प्रोग्रेस के लिए बेहतर हो सकता है, उसके अच्छे राजनीतिक करियर के लिए अच्छा हो सकता है विरोध पक्ष। लेकिन शासनाध्यक्ष की बात नहीं कर रहा, तो हमने इसको भी हटाया। फिर दूसरा पर लोकतंत्र में विरोध पक्ष जितना आक्रामक होगा, आक्रामक ऐसे शब्द यूपीएससी में जब पीटी के प्रश्न सॉल्व करो तो ऐसे शब्दों को पकड़ो, आक्रामक होगा, शासन उतना ही बेहतर। आक्रामक की कहाँ, उसकी कमियां निकाले, आलोचक हो सकता है, आलोचना कह देता, आलोचक कह देता, जितना विरोध पर जितना आलोचक होगा शासन उतना ही बेहतर होगा, इतना कर देता तो सही हो जाए। आक्रामक क्या है, कुर्सी फेंक दें, लड़ाई कर दें, लड़ाई करें, ये सब चीजें थोड़ी हो। मतभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो, मतभेद का मतलब उसमें कुछ कमियां निकाल दे कि हाँ आपसे इस मत में मैं सहमत नहीं हूं, आपने वहां पर विकास नहीं किया, तो आक्रामक नहीं होना चाहिए। आक्रामक की बात कर रहा तो ये भी हम लोग गलत मानेंगे। तो मेरे हिसाब से कौन सा डी आंसर होगा इसका। तो ये दो मैंने प्रश्न कराए, आप बिल्कुल इसको सिंपल ढंग से पढ़ोगे। मैंने हूबहू प्रश्न को लिया है क्योंकि मुझे समझने में जब दिक्कत आ रही तो आपको और दिक्कत आएगी, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है, समझ गए, तभी आप जाकर के प्रश्नों को हल कर पाओगे, नहीं तो फिर बहुत पीछे चले जाओगे। क्योंकि जब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे दिक्कत होती है, तो आप लोगों को और ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए आपको बार बार पढ़ना है। और अच्छे अच्छे टॉपर्स को दिक्कत होती है, जो सिलेक्ट हो गए हैं उनको भी दिक्कत होती है। इसलिए परेशान नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है, सिंपल ढंग से चुपचाप रुक रुक करके पढ़ना है। जहां दिक्कत हो वहां इंग्लिश देख लेना है, मैं भी देखता तुम भी देखो। ठीक, कई बार होगा कि आपको जो है कुछ शब्द नहीं समझ में आएंगे नीचे, लेकिन उसको छोड़ करके आगे पढ़ते जाना है। ये नहीं कि ये चीज मुझे नहीं समझ में आई, स्वेच्छाचारी नहीं समझ में आ रहा है, क्रांतिपूर्ण विचार नहीं समझ में आ रहा है, परस्पर विरोधी नहीं समझ में आ रहा है, इधर उधर है। लेकिन एक बार आप धीरे 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 करके पढ़ो, जैसे यहां से यहां तक पढ़ा, फिर यहां से शुरू किया, यहां तक पढ़ा, पैराग्राफ, यहां से पढ़ा, फिर यहां से यहां तक पढ़ा, ऐसे पढ़ते चले जाओगे पैराग्राफ जो है, तो आपको आराम से पूरा परिचय समझ में आ जाएगा और आप आंसर तक आराम से पहुंच जाओगे। आंसर को कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेट करता कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो चौथा बच्चा तो यही होगा, इस तरह से। क्योंकि डायरेक्ट आंसर निकालोगे तो नहीं निकाल पाओगे। ठीक, इसलिए यहीं तक रखते हैं दोस्तों, कल फिर क्लास लेकर के आएंगे। धन्यवाद।